This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आवर एनवायरनमेंट। बहुत शॉर्ट के अंदर कंप्लीट कंसेप्ट, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है। तो एनवायरनमेंट जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसे ही हम लोग अपना एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब एनवायरनमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अब जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हें हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग वालों को बायोटिक। नॉन लिविंग वाले कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं हम लोग इकोसिस्टम के ऊपर। तो इकोसिस्टम के अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, और उसी से बनता है हमारा एक फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग इसके बारे में डिटेल में। अब बात करते हैं हम लोग इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो वाले इकोसिस्टम होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, मतलब कि इसके अंदर इंसानों का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होते हैं वो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, मतलब ज़रूर इसके अंदर इंसानों ने दखलंदाजी जी है। अब अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर। ये सब चीज़ें नेचुरली, ये समझ लीजिए नेचर ने बनाई हैं। रिवर के अंदर जितनी भी मछलियाँ हैं नेचुरली रह रही हैं, रिवर अपने आप नेचुरली फ्लो कर रहा है, तो ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। और अगर हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल देखें तो एक्वेरियम हम लोग अपने घर के अंदर ला के रख लेते हैं, फिशेस को अपने पालते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, हम लोगों ने जिसको बनाया है। गार्डन्स, जो हम अपने घर के बाहर गार्डन बना देते हैं, गार्डन के अंदर कौन सा प्लांट लगना है, कौन सा ट्री लगना है, ये हम अपनी चॉइस से लगाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमने क्या करा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। तो अभी तक हमें पता चला कि इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग थिंग्स भी होती हैं। अब यहाँ पर कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। मतलब फैक्टर्स से यहाँ पर क्या मतलब है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान के अंदर सूखा क्यों पड़ा होता है? क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती, और बारिश ना होने की वजह से वहां पर ज्यादातर किस टाइप के आपको प्लांट्स उगते हुए दिखते हैं? कैक्टस या फिर और थोड़े डिफरेंट टाइप के जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं वही उगते हैं। क्या डेजर्ट वाले प्लांट को मैं मान लो ऐसी जगह पे उगाने की कोशिश करूं जहां पर बारिश होती हो, तो वो आसानी से उग जाएंगे? उग तो जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत उन्हें प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो यहाँ पर डेजर्ट्स के अंदर जो कैक्टस है वो क्यों ग्रो कर रहा है? बिकॉज ऑफ रेन। और रेन क्या है? रेन लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है? आप बोलोगे सर एबायोटिक थिंग है, ये तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे फॉरेस्ट या फिर जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी हमें डिफरेंस उनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि रेन, टेम्परेचर लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है टेम्परेचर। जैसे अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है या कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सर्दी वाले इलाके में ही हमें क्या देखने को मिलते हैं? ट्रीज़, जो एप्पल के ट्रीज़ होते हैं वो ग्रो करते हैं। अगर आप एप्पल के ट्रीज़ को अगर आप उगाने की कोशिश करो गर्मी वाली जगह पर, जैसे कि दिल्ली के अंदर या राजस्थान के अंदर, तो क्या ग्रो करेगा एप्पल का ट्री? नहीं करेगा। विंड भी एक तरीके का एबायोटिक फैक्टर है। कहीं कहीं जगहों पर बहुत तेज हवाएं चलती है, कहीं पे बहुत स्लो चलती है। तो एबायोटिक फैक्टर के यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए। अब आते हैं बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इफेक्ट करते हैं आसपास के एनवायरनमेंट को। सबसे पहले प्रोड्यूसर जो खुद फूड बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गाई हो गई, ये सब क्या करते हैं? खुद का फूड खुद ही बनाते हैं। जैसे प्लांट्स है, खुद का फूड खुद बनाते हैं। दूसरी चीज, प्रोड्यूसर के बाद कौन आते हैं? कंज्यूमर, जो उस बनी हुई चीज को कंज्यूम करते हैं, यानी कि खाते हैं। जो फीड प्रोड्यूस हुई है उसको कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हर्बीवोरस हो गए हमारे, जो इन सब चीज़ों को खाते हैं। इन कंज्यूमर देयर आर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर,
टेरिटरी कंज्यूमर एसेट्रा। अब कंज्यूमर के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरे कंज्यूमर होते हैं टेरिटरी कंज्यूमर। इन तीनों के बारे में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर मतलब जो खाने की चीज़ें बनाता है, कंज्यूमर जो उन चीज़ों को खाता है। फिर आते हैं हमारे कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं हमारे कार्निवोरस, ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज चीज़ें ही खाते हैं। फिर बात करते हैं ओमनिवोरस की। ओमनिवोरस मतलब कि ह्यूमन बींग्स, हम हो गए, जैसे कि हम लोग नॉन लिविंग मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, दोनों चीज़ों को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पैरासाइट के अंदर हमारे प्यारे मस्कीटोस को, मच्छरों को। मच्छर क्या करते हैं, आते हैं, हमारा खून पीते हैं और आराम से घूमते हैं। उनको खाना कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड से। फिर आते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, जैसे कि प्लांट या एनिमल हो गए। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपने सड़क पे मरे हुए चूहे को देखा होगा। अब जो मरा हुआ चूहा है वो कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज होने लगता है, गायब होने लगता है। अब ये गायब कहाँ पर होने लग गया, सेप्रोट्रोप्स ने उसको खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सेप्रोट्रोप्स क्या करते हैं, मरी हुई चीज़ें, डेड चीज़ें जो होती हैं उनको खाते हैं। अब ये जो पूरी आपने चीज़ें देखी, प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है, कंज्यूमर जो खाने की चीज़ों को खाता है, कार्निवोरस जो सिर्फ क्या करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ओमनिवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी, और पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के बारे में भी हमने देखा। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसे ही हम लोग बोल देते हैं फूड चेन। एक तरीके से फूड चेन टाइप बन जाती है ये। फूड चेन is defined as a series of organism in order in which organism feed on another organism। तो यहाँ पर ये जो फूड चेन होती है, देखो फूड चेन के अंदर होता क्या है, मान लो घास उगी, तो घास क्या था हमारा, प्रोड्यूसर, घास अपने आप उग गई। घास को किसने खाया, गाय ने उस घास को खाया। अब गाय ने जब उस घास को खाया तो उस गाय का आपने दूध पिया, तो आपने गाय का दूध पी लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले गाय ने घास को खाया, फिर आपने उसका दूध पिया। तो इस तरीके से एक पूरी चेन बन रही है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चिकन। अब आपने देखा होगा जो मुर्गी होती है, हैन होती है, वो क्या करती है, आराम से घास खाती है मजे से। क्या ले करती है, एग ले करती है। उस एग को हम लोग खा जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उस चिकन ने सबसे पहले घास को खाया, फिर उसके बाद चिकन ने एग को प्रोड्यूस करा, उस एग को हमने खा लिया। तो एक तरीके से ये चेन बन रही है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया, देयर आर वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर। ईच लेवल इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। हर लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड यूनिडायरेक्शनली। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, यूनिडायरेक्शनली। अब यूनिडायरेक्शन का अगर आप मतलब भूल गए हो तो यूनि का मतलब होता है वन और डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दूसरी डायरेक्शन से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब यहाँ पर फूड चेन को हम अच्छे से समझते हैं, फूड चेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मतलब कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। ठीक है, कभी भी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को एनर्जी नहीं देता। जनरली 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। हमेशा ये जो ट्रॉपिक लेवल्स है स्ट्रेट रहते हैं। ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेस ले सकते हैं किसी भी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के अंदर। अब जनरली एक 10% लॉ हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ये 10% लॉ का मतलब क्या है, 10% लॉ का मतलब हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा फ्लावर था, ठीक है, फ्लावर के भी नीचे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर है हमारी सनलाइट। ठीक है, अब जो सनलाइट है, देखो यहाँ पर जो सनलाइट है, सनलाइट कितने जूल्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट के पास, 1 stands 100,000, 10,000, 1 stands 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट है ये। तो अब 10 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट का अगर आप 10% निकालोगे तो वो होगा 10,000। तो सिर्फ 10% ही हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं। तो ये प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उसके पास कितनी जाएगी एनर्जी, 10,000।
अब ये 10,000 जूल्स हमारे सनफ्लावर के पास एनर्जी है। अब इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। फ्लावर तो अपने आप ग्रो हुआ, अब आता है कंज्यूमर जो इसको फर्स्ट कंज्यूम करेगा, उसे हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ये थी एक मधुमक्खी। मधुमक्खी ने जो फ्लावर के पास 10,000 जूल्स की एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ही यूज कर पाई या ले पाई फ्लावर से, तो वो कितनी हुई 1000 जूल्स। अब मधुमक्खी को रास्ते में यूं ही घूमता हुआ देख के चूहे ने अचानक से उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब चूहा क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन थी फ्लावर की, मधुमक्खी। मधुमक्खी को कंज्यूम किसने करा, चूहे ने, सेकेंडरी कंज्यूमर। मधुमक्खी ने कितने जूल्स ऑफ एनर्जी ली थी, 1000 जूल्स। अब चूहा 1000 जूल्स का सिर्फ 10% ही यूज कर पाएगा, जो कि होता है 100 जूल्स। अब चूहा मजे से नीचे खा पी के घूम रहा था, तभी अचानक से ऊपर से बाज की नजर पड़ती है, ईगल की नजर पड़ती है, तो ईगल फटाफट उस चूहे के ऊपर अटैक कर देता है। अब जो ईगल है उसके पास कितने जूल्स ऑफ एनर्जी जाएगी, 100 का 10% होता है 10, तो सिर्फ 10 जूल्स ऑफ एनर्जी जाएगी, ठीक है। और जो हमारा ईगल होगा वो कौन सा कंज्यूमर होगा, टेरिटरी कंज्यूमर। अब यहां पर फ्लो ऑफ एनर्जी देखो, जो हमारा सबसे पहले सनलाइट थी, सनलाइट से फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिटरी कंज्यूमर। क्या ऊपर से नीचे जा सकती है एनर्जी, नहीं जा सकती, हमेशा नीचे से ऊपर जाएगी। और जब भी एनर्जी फ्लो करती है तो उसका सिर्फ 10% ही जो अगली जो हमारी एक स्टेज होती है वो कंज्यूम कर पाती है। जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर सिर्फ 10% ही यूज कर पाए, टेरिटरी कंज्यूमर भी सिर्फ 10 जूल्स की एनर्जी कंज्यूम कर पाए। अब यहां पर जो आप अलग अलग लेवल्स देख रहे हो, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। इस चीज का जरूर याद रखना। फूड वेब, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। मतलब बहुत सारी फूड चेन जब एक साथ अगर हम लोग मिक्स कर दें तो वो फूड वेब जैसी दिखती है। तो यहां पर आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो कि ए वाले के अंदर क्या दिखाया है, ये हमारे प्लांट्स है, इसको डियर ने खाया और डियर को हमारे टाइगर ने खाया। यहाँ पर इसको किसने खाया, एक बी ने खाया, बी को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने। तो यहाँ पर ये जो एक पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें प्रोसेस दिख रहा है ये फूड चेन है। लेकिन अगर हम ऐसी ही फूड चेन्स को एक साथ मिक्स कर दें, ये सबको मिक्स कर दें, तो ये कैसी दिखेगी, ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। इट विल लुक लाइक अ फूड वेब। ये एक वेब की तरह नजर आ रही है। अब ये फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फूड वेब आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये भी अभी हमें पता चलने वाला है। फूड वेब की वजह से किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब कि कोई भी इकोसिस्टम और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फूड वेब का मेन पर्पस यही है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी रखना, मतलब वो इकोसिस्टम जल्दी से खत्म ना हो जाए। फिर आते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स लगभग 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो डायग्राम के अंदर हमने एग्जांपल लिया है ग्रास। ग्रास के पास 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी थी। अब नेक्स्ट स्टेज में रैबिट ने उस ग्रास को खाया, तो रैबिट के पास लगभग कितनी एनर्जी जाएगी, 1000 जूल्स का 10% निकाल लीजिए, दैट विल बी 100। तो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी रैबिट के पास चली गई। अब रैबिट के बाद रैबिट को फॉक्स ने कंज्यूम कर लिया, फॉक्स ने रैबिट को खा लिया, तो अब फॉक्स के पास कितनी एनर्जी जाएगी, 100 जूल्स का 10% निकाल लीजिए जो रैबिट के पास एनर्जी थी, लगभग 10 जूल्स की एनर्जी फॉक्स के पास जाएगी। अब इसे अगर पिरामिड ऑफ नंबर्स में रिप्रेजेंट करना हो तो सेम वे इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, और पिरामिड ऑफ एनर्जी में रिप्रेजेंट करना हो तो सेम वे में ही हमें इसे एक्सप्लेन करना है या फिर ड्रॉ करना है। अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं उनके पिरामिड या फिर बायोमास जो होता है उसको हम लोग कभी कभी इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके भी शो कर देते हैं, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। बस इतना याद रखना कि कभी कभी एक्वेटिक वाले जो इकोसिस्टम होते हैं उनके पिरामिड्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रेट दिख रहा है आपको पिरामिड, वो उल्टा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की, मतलब जो भी हम इंसान चीजें कर रहे हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आप लोगों को पता होगा कि अब जो भी सब्जियां हैं यानी कि जो भी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हैं,
इनके अंदर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। तभी आपने अपने बड़े लोग जो घर के होते हैं, दादा दादी, इन सबको बात करते हुए सुना होगा, ये बोलते हुए, जनरली वो लोग ये बोलते हैं कि अरे बेटा आजकल का खाना तो प्योर ही नहीं रहा, बहुत खतरनाक है, बहुत केमिकल मिले हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कंसंट्रेशन जो है हार्मफुल सब्सटेंस की इंक्रीज होती जा रही है हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। जो हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, मतलब कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई डालते हैं हम लोग ड्यूरिंग फार्मिंग, या फिर जो भी हम लोग चीज़ें अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, उनकी वजह से क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इंक्रीज होता जा रहा है हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। जैसे हमने क्या करा, हमने फील्ड के ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लिए, साथ ही में हमने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लिया। अब इन सब चीज़ों को हमने यूज़ करा और फिर वही खाना हम खाएंगे तो वो केमिकल्स कहाँ पर जाएंगे, इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये होता है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद आती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाई यूवी रेडिएशन, ये सब वर्ड्स आपने शायद सुने होंगे और ओजोन लेयर के बारे में शायद आपको कुछ कुछ नॉलेज भी होगी, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम लोगों को बाहर निकलना होता है धूप के अंदर, तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर लोग कैप का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तो चश्मे भी लगा लेते हैं अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ लोग छाते यानी कि अम्ब्रेला लेकर भी बाहर निकलते हैं। अब इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो लोग धूप से बच जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारी पूरी अर्थ है उसको एक लेयर ऑफ गैस ने कवर कर रखा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। जो सूरज की रोशनी है उसके अंदर हाई यूवी रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। तो यहाँ पर जो ओजोन लेयर है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देती है या फिर बहुत हद तक कम कर देती है। अब ओजोन लेयर भी धीरे धीरे करके डिप्लीट होती जा रही है, लेकिन इसके अंदर इंसानों का क्या हाथ है? ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की वजह पता चली थी हमें अंटार्कटिका के अंदर ओजोन लेयर को काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट होते हुए, मतलब डिक्रीज होते हुए उसकी थिकनेस को देखा गया था, और ये देखा गया था 1985 के अंदर इसे नोटिस करा गया था। और इस चीज़ का मेन कारण था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हम इनका यूज़ कैसे करते हैं? जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, मतलब हमारा फ्रिज है, उसके अंदर जो गैस डली होती है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से ही बनी होती है। एसी हो गया हमारा, तो एसी भी ये गैस को रिलीज़ करता है। तो ये जो गैसेस रिलीज हो रही है, ये इन्वायरमेंट के अंदर जा रही हैं और फिर ओजोन लेयर को क्या कर रही हैं? इफेक्ट कर रही हैं। तो इसी वजह से हमें देखने को मिला कि जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती जा रही है। अगर ओजोन लेयर हट जाती है तो उससे बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं, अभी उन्हें भी हम लोग जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, जिसके अंदर सारे देशों को बुलाया गया, उनको समझाया गया 1987 के अंदर कि ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो गई तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। सारे देशों ने मिलके इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट करा कि हम लोग ओजोन लेयर का, जो ओजोन लेयर है, इसको सेव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFCs का यूज़ थोड़ा कम करेंगे। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर सारे देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन करा है। कुछ देश हैं जो इसके अपोजिट भी थे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो उससे क्या हो सकता है? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो सूरज की रोशनी होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिनकी वजह से, यूवी रेज की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है अगर डायरेक्ट सूरज की रोशनी आती है तो। दूसरा, हमारी आईज डैमेज हो सकती हैं। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और यहाँ तक कि प्लांट्स के अंदर भी हमें म्यूटेशंस होती हुई दिख सकती है। म्यूटेशन मतलब जैसे आपने देखा होगा कि हल्क वाली मूवी देखी थी ना, हल्क अजीब सा ग्रीन कलर का बहुत बड़ा राक्षस बन जाता है। इस टाइप की हमारे अंदर कुछ म्यूटेशंस हो सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग राक्षस बन जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर शायद कुछ ना कुछ चेंज अजीब सा आ जाए। अब ओजोन लेयर वाला तो कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गार्बेज डिस्पोजल की। वेस्ट मटेरियल, जिसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं, हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है, उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया है। पहली होती है बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, दूसरी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है, मतलब अभी उसको देखते हैं डिटेल में क्या होता है वो।
तो गार्बेज दैट कैन बी कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। सिंपल डेफिनेशन ये हो गई। मतलब आपने दो प्लांट्स लिए, उसके अंदर बस मिट्टी भर देनी है आपने, ठीक है। 2 पॉट्स लेने हैं, प्लांट जिसके अंदर हम लोग उगाते हैं वो पॉट्स ले लेने हैं, उनके अंदर मिट्टी फिल कर देनी है। एक के अंदर आपको क्या करना है, आपने बनाना खाना है और जो बनाना की पील है उसको उसके अंदर डिग करके रख देना है। और दूसरे वाले पॉट के अंदर आपको क्या करना है, प्लास्टिक की बोतल रखनी है। लगभग अब आप 1 महीने बाद चेक करना या फिर 1 हफ्ते बाद ही चेक कर लेना, आपको ये दिखेगा कि धीरे धीरे करके वो जो बनाना की पील थी वो गायब सी हो रही है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल वैसी की वैसी है। तो ये जो बनाना की पील है आखिर ये गायब कैसे हो गई? इसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरियाज ने खा लिया, तो डीकम्पोज कर दिया इसे बैक्टीरियाज ने। और इन्हीं चीज़ों को जिनको बैक्टीरिया खा लेते हैं और कुछ टाइम के बाद ये अपने आप गायब हो जाती हैं बैक्टीरियाओं के खाने की वजह से, इन्हें ही हम लोग बोल देते हैं बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। अब वो जो प्लास्टिक की बोतल हमने रखी थी उस पिट के अंदर, वो वैसी की वैसी ही रहेगी हमेशा के लिए, और ऐसे वेस्ट चीज़ों को हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। इसकी डेफिनेशन होगी सब्सटेंस विच कैनॉट बी डिकम्पोज थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, ग्लास, पेस्टिसाइड्स, मेटल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एटसेट्रा। मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट के बारे में हमें पता चला, लेकिन हम लोग वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं? वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हम लोग गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो गार्बेज से हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कैसे हमें मैनेज करना है? तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल के, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, लैंड फिलिंग्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, रीयूज, इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करके अच्छे से वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल तरीका ये भी है कि आपने ये देखा होगा कि आपके नेबरहुड के अंदर एक ग्रीन कलर की गार्बेज कैन होती है और एक ब्लू कलर की गार्बेज कैन होती है। अब इन दोनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या आप में से कोई बता सकता है? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं गार्बेज को, मतलब जो गार्बेज डिस्पोजल है उसको केयरफुली करने के लिए? जैसे हम लोग बॉटल्स को रीयूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग थोड़ा सा वेस्ट कम कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।